खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं आपके साथ आसिफ रशीद। 11 फरवरी और आज हफ्ते का दिन है, यानी सैटरडे है। आप हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी जुड़े रहेंगे और 8:35 से 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगी, खबरें रहेंगी, तज्जिया होगा, तबसरा करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, अहम खबरें आप तक न सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि मुकम्मल अपडेट्स के साथ खबरें आप तक पूरे प्रोग्राम के जरिए पहुंचे। ये कोशिश हमारी अगले 90 मिनट तक रहेगी। खेल के मैदान से खबरें रहेंगी, सियाहत की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कुछ अहम और बड़े फैसले, उनके असरात क्या होंगे, कुछ नई पॉलिसीज, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ उन लोगों की बात करेंगे जो अपने अपने सफर की जानिब निकले थे, रखते सफर बांधा था, लेकिन मुश्किलात खराब मौसम के पेश नजर आ रही हैं। इंतजामिया क्या कर रही है, इस पर भी चलेंगे। कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा चूंकि तय फॉर्मेट रहता है, हिस्ट्री ऑफ द डे भी आपको बताना है। आज का दिन खास क्यों है, इस पर भी बात करना जरूरी है। और माजी में कुछ ऐसे अहम वाकयात, एक तवील फहरिस्त में से हमारी कोशिश रहती है कि मुख्तसर पॉइंट्स आपके सामने रखे जाएं। फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे आपको बताते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में अगले पड़ाव पर चलेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ रहेंगे। लेकिन दिन के हवाले से जहां तक बात है तो 1955 में आज ही के दिन हिंदुस्तान में पहली बार अखबारात की अशात का आगाज हुआ, 11 फरवरी साल 1955 को। इसके अलावा 1966 में इसके 10-11 बरस बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री, जिनका ताशकंद में आज के दिन इंतकाल हुआ, उनको भी आज याद किया जा रहा है। उनकी जो खिदमात रही हैं, सियासी खिदमात, उनको आज याद करके खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तानी जो सफीर थे तारिक अजीजुद्दीन, उनको काबुल जाते हुए जमरूद के मकाम पर अगवा कर लिया गया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर के दरमियान जो कशीदगी का एक बड़ा सबब इस वाक़े को भी करार दिया जाता है, जो आज से 15 बरस कबल हुआ 11 तारीख को। 1793 में आज ही के दिन ईरान की फौज ने नीदरलैंड के वेटलो पर कब्जा किया। 1793 11 फरवरी साल के दूसरे महीने में हम हैं, तो 11 फरवरी की अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बात हो रही है। तो 1543 में आज ही के दिन इंग्लिस्तान और रोम के दरमियान फ्रांस के खिलाफ मुआहिदा हुआ और दोनों ने इस बड़े एग्रीमेंट के तहत एक मुल्क के खिलाफ प्लानिंग तैयार की। 11 फरवरी के दिन इस मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। 1814 में आज ही के दिन यूरोपीय ममालिक आगे आए, जिनमें नॉर्वे भी एक मुल्क था। इसकी आजादी के लिए तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर 11 फरवरी 1814 को यूरोपीय मुल्क नॉर्वे ने आजादी का ऐलान किया। तो आज यौम आजादी भी है नॉर्वे का। 1990 में आज ही के दिन नेल्सन मंडेला को 27 साल बाद जेल से रिहा किया गया, जो गोरे और कालों की उस लड़ाई को खत्म करना चाहते थे, जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वहां पर भी चल रही थी, जनूबी और वस्ती अफ्रीका के अंदर उसको खत्म करने निकले थे, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया इसी जद्दोजहद में और 27 साल बाद आज के दिन उनकी रिहाई हुई 11 फरवरी 1990 को। इसके अलावा 1964 में ताइवान ने फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात आज के दिन मुनक़ता किए और वो सूरत हाल आज तक बनी हुई। 2023 जब शुरू भी हुआ है तो ताइवान और फ्रांस के दरमियान उस तरीके से ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए जिसकी तवक्को की जा रही थी इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में। तो ये आज के दिन के हवाले से बात थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे। मैं आपके साथ आसिफ रशीद प्रोग्राम में आगे 90 मिनट तक कोशिश करेंगे आपके साथ बने रहें। आखिरी प्रोग्राम के सेगमेंट में आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन हमारे साथी और सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीख बताई। तारीख पे हमें नजर जरूर रखनी है क्योंकि हम अपने जो तारीख है उन्हें उससे भूल नहीं सकते हैं। और चूंकि आज का दिन तारीख का अहम दिन भी है, कुछ नार्वे को आज के दिन पे आज़ादी मिली है, लेकिन इसी आज़ादी के साथ साथ दुनिया जहां में आज़ाद रस्तों की भी ज़रूरत है और वो आज़ाद रस्ते जम्मू कश्मीर से होकर भी गुजरते हैं। और जम्मू कश्मीर के आज़ाद रस्तों में आजकल रस्ते कहीं ना कहीं बंद हो रहे हैं। जम्मू की तरफ जाएं या कश्मीर की तरफ जाएं, वो रास्ता भी बंद हो रहा है। हवाई रास्ते के हवाले से भी आसिफ खबरें आ रही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के साथ साथ जो हवाई रास्ता है वो भी बंद हो जाता है। और फिर बर्फबारी की खबरें जो महकमे मौसमियात ने परसों बताया था कि अगले 2 दिन बंद रहेंगी, बर्फबारी हो सकती है, वो हुई भी। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पंथियाल का जो तूफान है वो बराबर देखने को मिल रहा है। जिला इंतजामिया रामबन ने कल जो है 100 के करीब जो पेशेंट्स हैं, माफ कीजिए, जो सफर करने वाले लोग हैं इस शाहराह पे, उन्हें रेस्क्यू किया। एक तरह से हम उसे रेस्क्यू किया, उन्हें शेल्टर हाउसेस में शिफ्ट किया। और ये साफ ठीक उस वक्त हुआ जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर
बारिशें हुई, बर्फबारी हो रही थी, और उसके साथ साथ पंथियाल से लेके जो स्ट्रेच है, खासतौर पे जो बानिहाल से लेके रामबन का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच पे जो तूफान है, और ये पिछले लगभग 2 सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो टलनी का काम, और उस टलनी के काम की वजह से ऊपर से पहाड़ खिसकते आ रहे हैं। तो फिर जो रूटीन रास्ता है श्रीनगर जाने का, कश्मीर से लेकर जम्मू की तरफ आने का, उस रास्ते पर पत्थर गिराते हैं, चट्टानें गिराती हैं, और लोगों की लाइफ खतरे में आ भी जाती है। कुछ हादसा भी हुए हैं, और इन्हीं हादसा के बीच में ताज़ा तस्वीर जो है, ये कल रात देर गई की जो विजुअल्स हैं, वो तस्वीरें जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे थी। तीसरा रोज़ आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बंद है। बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस शाहरा पे दरमांदा होकर रह गए हैं, और फिर इस शाहरा पे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ साथ खाने पीने की भी किल्लत हो जाती है, रहने की भी किल्लत हो जाती है। और इस शाहरा के दौरान आसिफ साहब, ज़ाहिर है जब आपने कम ट्रैवल किया होगा इसमें, जब मैं ट्रैवल करता हूं तो एक मुसीबत शुरू हो जाती है। जैसे आप ये जो रामबन का जो बाजार है उससे बाहर निकलते हैं, 1 किलोमीटर के बाद आपकी मुसीबत जो है वो शुरू हो जाती है, और ये सिर्फ बानिहाल टाउन में पहुंच के अब खत्म होती है। पहले ये काजीगुंड में खत्म होती थी, लेकिन अब सरकार ने जो टनल शुरू की है, उस टनल से थ्रू किया है काम, तो उस टनल के बाद बानिहाल जो बाजार है, लगभग 20-25 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम हुआ है, और वो मुसीबत भी 25 किलोमीटर कम हुई आसिफ। और बिल्कुल, ये छोटा सा स्ट्रेच लेकिन दर्द-ए-सर बन गया है, परेशानी का सबब बना है। 1000 से ज्यादा गाड़ियां जो हमारे पास इतला है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दरमांदा हैं। यही वजह है कि जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की तरफ से ट्वीट करके भी जानकारी दी गई कि 70 के आसपास जो दरमांदा मुसाफिर थे उनको उनकी जानिब से रामसू के अंदर जो सेंटर बनाया गया है वहां उन्हें मुंतकिल किया गया है, ताकि जब तक शाहरा दोबारा शुरू हो सके, दोबारा गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो, तब तक इनको वहां रखा जाए। दूसरी बात, बहाली का काम तो चल रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस इलाके के अंदर जहां पर अभी तक बीच बीच में हम देख रहे थे कि कभी कभार खराब मौसम होता था तो 1-2 पत्थर गिरने की वजह से कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट्स के लिए ट्रैफिक मुतासिर होता था, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसने पिछले 3 दिन से शाहरा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी है। पत्थर गिरने के सिलसिले के बीच मुकम्मल तौर पर इतलात है कि हाईवे के ऊपर बना जो स्टील ब्रिज था या एक छोटी सी टनल स्टील की, वो मुकम्मल तौर तबाह हो गई है। 2 नुमाइंदे हमारे साथ हैं, रामबन भी आपको लिए चलेंगे, बनिहाल से हमारे साथ आरिफ वहीद ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमारे नुमाइंदे इस वक्त उधमपुर से एक बड़ा स्ट्रेच चुके चनैनी नाश्री टनल के पीछे वाला है जहां गाड़ियों को रोका गया है। किशोर शर्मा भी हमारे साथ हैं। पहले आपके पास आते हैं, क्या कुछ सिचुएशन है आरिफ? कोई बहाली का इम्कान है कि 12-1 बजे तक सारी चीजें अब दुरुस्त हो सकें? तीसरे दिन में हम दाखिल हुए हैं लेकिन हाईवे अभी भी बंद है। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक बनी हुई है। पंथियाल के इलाके में, इसके साथ में जो शेर बीबी का जो इलाका है वहां पर रोड जो है वो कई रोज पहले जो धंस गया था उसमें भी मलबा जो है आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जो डाउन में जहां पर गाड़ियां जो है उस पुराने हाईवे पे चलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से वो पंथियाल है, जो मुसलसल तकरीबन 48 घंटे से जो है वहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है। अगर हम यूं कहें कि पिछले 5 साल से जो है कल की डेट में जो दिन भर जो शूटिंग स्टोन था वो बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट्स है, रिकॉर्ड तोड़ जो है वहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो देखा गया पूरे दिन, और जिसके चलते जो है स्टील टनल भी जो है जहां पर कई क्विंटल वजनी जो है एक जो गार्डर उसको जो है बनाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं पे तिनके की मानद जो है वो बिल्कुल नीचे नाला बिस्लरी में जो है शूटिंग स्टोन की वजह से जाकर गिरे। और कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कौमी शाहरा पे सवालात भी जो है कुछ एक्सपर्ट जरूर उठाते हैं कि 8 या 9 साल वर्किंग एजेंसी काम कर रही है, लेकिन वही 1947 जैसी सूरत हाल पैंतियाल में जहां पर BRO ने भी जो है कई साल इस पे काम किया, लेकिन उसके बाद भी आउटपुट जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो थमा नहीं। आज आरिफ, सवाल एक मेरा है, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में कहाँ पे पहुंचा हुआ है और दुनिया का हम मुकाबला क्या दुनिया से आगे निकल रहा है हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में? इस बानिहाल के स्ट्रेच पे जो लोग काम करें, क्या वो पुरानी टेक्नोलॉजी या नए ज़माने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें? क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते तो फिर तो कुछ ये तो मुकाबला इसका, फिर तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं। पुराना वही तो 1947 के वो बेलचे वगैरह लेके काम तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सनक्तर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ईमानदारी पे बात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से वर्किंग एजेंसी ने जब काम हाथ में लिया था वो
जो उनकी स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास मौजूद है, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर जो है बनिहाल से रामबन तक की स्ट्रेच को जो है हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन वहीं पे 9 साल मुकम्मल होने के बाद भी जो है आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रामबन में जो है तकरीबन 1500 के करीब जो गाड़ियां है वो दरमांदा है। रामसू सेक्टर में कई गाड़ियां हैं, उनको शेल्टर शेड्स में जो है पैसेंजरों को रखा गया है। जिस तरह से बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे थे कि पैंतियाल में जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला था, 8 घंटे रास्ता बंद था, लेकिन कहीं ना कहीं पे आज भी वही सूरत हाल है कि दूसरे तीसरे दिन में जो है लोग दाखिल हो रहे हैं। कौमी शाहरा पे आवाजाही अभी बंद है और खुसूसन कुछ लोगों ने जो फोन लाइन पर मेरे साथ बात की, उनका मानना है कि वर्किंग एजेंसीज अगर दावा करती है रामबन बनिहाल सेक्टर में कि काम जो है बड़ा स्पीड अप किया जा रहा है, लेकिन जब कहीं पे स्लाइड होती है तो जिस तरह से बीआरओ के पास वो डोजर्स होते थे तो उससे जो है बहाली का काम जो है सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर जो है स्लाइड को रेस्टोर किया जाता है। जब आप देखिए कि केला मोड़ के मकाम पे, रामसू के मकाम पे जब स्लाइड चक्कर आती है वगन के इलाके में, तो जेसीबीज या जो एलएनटीज है उनके जरिए जो है बकेट्स के जरिए जो है उस मलबे को डाउन किया जाता है, जिसमें जहां पर 1 घंटा लगना होता है वहां पर तकरीबन 1 दिन या 8 घंटे या 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, आरिफ आप हमारे साथ रहिएगा, किशोर भी हमारे साथ हैं। किशोर, जब तक बनिहाल का ये जो स्ट्रेच है वो साफ नहीं होता, उधमपुर वाली साइड से भी गाड़ियों को जाना अगर इजाजत दी जाती है तो वो शायद कहीं ना कहीं वक्त जाया करने वाली बात होगी, तो नगरोटा से आगे इन गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल रही है? फर्दर प्लान्स क्या है उधमपुर के अंदर, कम से कम ट्रैफिक विद इन द डिस्ट्रिक्ट ठीक रहे, सारी चीजें हाईवे को छोड़कर? तो जब तक आगे सड़क ठीक नहीं होती, साफ नहीं होता, तब तक हम उम्मीद करें कि विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट स्मूथली रन करेगी, लेकिन हाईवे के ऊपर चलने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से कल साफ तौर पर हमने ये देखा कि बनिहाल रामबन के जी जारी होता है तो जखैनी वो पड़ाव है, सैकड़ों मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहते हैं, उनको जखैनी चौक पे आगे जाने की अनुमति नहीं होती। और कल भी हमने ये साफ तौर पर देखा कि काफी जो बच्चे, महिलाएं जो थी वो इंतजार कर रही थी कि कब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया जाएगा, लेकिन उनका जो इंतजार था वो नहीं खत्म हुआ। तो आज भी हमने जो हमारे पास सुबह सुबह जो तस्वीरें आई हैं, जो घाटी की तरफ जो छोटी गाड़ी हमने ये साफ तौर पर देखा है, जखैनी से मैं बात करूं, बटल वाले की बीच की मैं बात करूं या नगरोटा जम्मू के आसपास की मैं बात करूं, काफी संख्या में जो अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो हेल्पलाइन नंबर जो है वो पुलिस द्वारा या प्रशासन की तरफ से कल से जो है वो जारी किए गए हैं। जैसे कि कोई ट्रैफिक बाइक की तरफ से अड़वाजी जारी की जाती है तब भी जो है अपनी यात्रा जो है वो शुरू करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो अभी भी जो है वो मनमानी करते करते हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों जो ट्यूब्स हैं वो जो है वो गाड़ियों से भरी हुई हैं। बच्चे हमने जो कल थे वो साफ तौर पर देखे थे कि वो फुटपाथ पे बैठने के लिए मजबूर हुए थे। तो कल उनकी तरफ से काफी एहतजाज भी जताया था कि जो जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन के अंदर कहीं पत्तियां गिरती हैं, या पंथियाल के या कैप एरिया के अंदर जो कहीं शूटिंग स्टोन होता है, वहां पे हमें रोका जाता है जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। और आए दिन हमने ये साफ तौर पर देखा है, जखैनी चौक का वो पड़ाव है। अभी भी हमने सुबह सुबह जो हमारे पास आसिफ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इंतजार जो है वो अभी भी वहां पे कर रहे हैं कि कब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल किया जाएगा। जी आसिफ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आरिफ का भी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर शाहरा पर आप सफर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इजाजत अभी नहीं है, ना इंतजामिया की तरफ से दी गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी है कि सारी सिचुएशन को देखकर उसी हिसाब से फैसला लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक बात मौसम की है तो आज मौसम बेहतर होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 9 से 11 फरवरी तक जो ये बीच वाली रातें थी, हमने देखा कि बर्फबारी काफी ज्यादा हुई। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जहां पर स्ट्रेच के बंद होने की वजह से दोनों अतराफ 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं, उनको तरजीह बुनियादों पर निकाला जाएगा जब शाहरा खुलेगी। अभी बंद है, फिलहाल बहाली का काम जारी है क्योंकि बार बार स्टोन गिरने का सिलसिला, वो जो चट्टान खिसकने का सिलसिला और ऊपर से बोल्डर्स आने का सिलसिला है वो कल से जारी है। तो मुश्किलात अभी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को भी है, एजेंसीज को भी हैं। दूसरी बात जब बर्फबारी की हो रही है तो आपको यह भी बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 24 घंटों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई है। हमने खेल सरगर्मियां भी देखी हैं, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कल एक महकमा मौसमियात की तरफ से एक और अंदाजा लगाया गया सनम, वो ये कि इस वक्त शुमाली इलाका जात में जो बर्फबारी हो रही है हल्का सा पीलापन उसमें देखा जा रहा है और ये माहौलियात का इतना असर है
कि पड़ोसी ममालिक के अंदर जो फिजाई आलूदगी थी उसका असर वादी कश्मीर में भी देखा जा रहा है। देखिए आसिफ, बिल्कुल काली बर्फ हम अपने वालदेन से, बुजुर्गों से सुना करते थे कि जब ज़माना ख़राब होगा तो काली बर्फ पड़ेगी। बचपन में कहा जाता था, यूजुअली गाँव देहात में जब कहीं पे लोग बैठा करते थे तो तब इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन वाकई में कल से जो है काली बर्फ पड़ने की खबरें आई है। अब थोड़ा सा कोई इसको काला रंग बता रहा है, कोई इसको हल्का सा पीला रंग बता रहा है, लेकिन कुछ न कुछ है। और हमारी माएँ जो है बचपन में कहती थी कि जब इंसानियत कहीं न कहीं अपनी पटरी से हट जाएगी तब काली बर्फ पड़ेगी। तो वो सब कुछ या तो वो हमारी माओं के, हमारे बुजुर्गों का जो कहना था, या वो सही है कि इंसानियत पटरी से हट रही है, या फिर हम माहौलियात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं और फिर वो जो बर्फ़ पड़ी है वो काली ना सही, पीली ही सही, जो भी है, लेकिन अपना जो रंग है, जो कुदरती नेचर रंग है इस बर्फ़ का, वो कुछ कुछ बदला हुआ है। और ये आने वाले वक्त में हमारे माहौलियात के हवाले से और इंसानियत के हवाले से, बका, इंसान की बका के हवाले से बड़े सवाल उठाएगी। क्योंकि अभी पीली पड़ी, आने वाले वक्त में कहीं और गहरा रंग, कहीं और न, फिर खुदा न करे कभी खून की बर्फ़ हो, खून के कलर की बर्फ़ हो, ये बहुत बड़ा मामला होगा। और इसके लिए 2-4 चीज़ हमें ख्याल रखनी है। हमारे ग्लेशियर्स के हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही है। हमारे इन्वायरमेंट के हवाले से जो खबरें हैं, चाहे वो पड़ोसी देश में हो या अपने देश में हो या किसी भी देश में हो, इन्वायरमेंट कहीं पे भी ख़राब हो, असर उसका पड़ोसी पे पड़ना ही पड़ना है। और फिर हमारे जम्मू कश्मीर के इन्वायरमेंट में बर्फ़ का एक अपना तरीका है और उस तरीके में हमारे ग्लेशियर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस साल तो हमारे ग्लेशियर्स के खिसकने की, कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर सी खिसकने की बिल्कुल सालाना जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशकुन है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जहां तक मौसम के अपडेट की बात है तो एक हफ्ते तक खुश्क मौसम से अब गुजरना होगा, जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है। तो उसके बाद आप 17-18 से दोबारा बदलते मौसम को देखेंगे। चिल्ला कलान चुके अब आखिरी दौर जो फाइनल इसका चिल्ला खुद के अंदर जब दाखिल होंगे तो एक और बर्फबारी का स्पेल और बारिशें हल्की आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल मनफी दर्जा हरारत शायद बहुत सारे इलाकों में दोबारा देखा जा सकता है। अभी जो सुबह सुबह इतलात हैं कि गुलमर्ग, टंगमर्ग आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। थोड़ी देर बाद वहां भी चलेंगे जब खेलों पर बात होगी। लेकिन बात बर्फबारी और टूरिज्म के हवाले से हो रही है तो एक और अहम खबर आपको बताते हैं सयाहत के हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के मुकाबले कश्मीर वादी के अंदर सयाहती महकमे का बेहतर काम रहा है। और ये कामकाज जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया की जानिब से बिलखुसूस कोविड के बाद वाली जो सूरत हाल रही है उसमें किया गया है। और इन सब के बीच में अब एक और बड़ा अवार्ड सयाहती महकमे के नाम गया है, अफसरान के नाम गया है यूनियन टेरिटरी के अंदर। और सेटे में, यानी जो साउथ एशियन ट्रेवल ट्रेड एक्सपो है, यहां पर महकमा सयाहत के नाम यह अवार्ड गया है। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो कामकाज है उसमें सबसे ज्यादा काम जम्मू के मुकाबले कश्मीर सूबे के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट्स की जब बात होती है, साउथ एशिया के अंदर सेटे नाम का इतना बड़ा एक्सपो होता है, इतना बड़ा मेला लगता है, तो उसमें यूनियन टेरिटरी अगर सबसे ऊपर रहे, जहां टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है और कामकाज करके भी अफसरान ने दिखाया है, उसका नतीजा आज देख रहे हैं कि एक और अवार्ड जो है उसकी बेहतर हिकमत अमली के लिए दिया गया। और ये कब मिला है? जब कोविड के बाद वाली सिचुएशन है। क्योंकि इंतजामिया के आदाद शुमार को अगर सही माने, उन दावों को अगर सही ठहराएं तो लाखों की तादाद में या माजी करीब में जो हमारे सामने आदाद शुमार आते रहे कि कितने सयाहों ने सालाना या 6 महीने 8 महीने के फिगर्स आते थे वादी कश्मीर या जम्मू का रुख किया है, तो उसके मुकाबले चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हों या फिर मकामी सतह पर जाने वाले टूरिस्ट हों या फिर मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज से जाने वाले टूरिस्ट हों, वो जब वादी पहुंचे तो उनके लिए बेहतर हिकमत अमली कोरोना के बाद नजर आए, ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए और इक़दाम ज्यादा नजर आए। गुलमर्ग, पहलगाम, पत्नी टॉप, सनासर, मानसर, सुरिनसर और इसके अलावा वादी के दीगर इलाके जिनमें पथरीबल वगैरह भी शामिल है, इन एरियाज के अंदर जो है इक़दाम इतने बेहतर हुए हैं जिस बेस पर यह अवार्ड मिला है। 3 दिन का ये ट्रेवल मार्ट, जहां पर 1200 से ज्यादा नुमाइंदे पहुंचे थे पूरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से। और इन सब के बीच में जो नई दिल्ली के अंदर इस एक्सपो की शुरुआत हुई है, तो मरकजी वजीर जो कि टूरिज्म की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं, जी किशन रेड्डी, जो वजारत दाखिला में पहले रहे, उनकी तरफ से जब इस एक्सपो का आगाज किया गया तो जम्मू कश्मीर को भी एक अवार्ड मिला है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो सीईओ जम्मू कश्मीर से, इसके सीईओ जो पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं शेर सिंह, इसके अलावा सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद सजाद, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म इलियास अहमद और बाकी अफसरान जो दिल्ली पहुंचे थे और इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। और तमाम जितने स्टॉल्स मुमकिन तौर पर लगाए जा सकते थे वो लगाए गए। और सबसे बड़ी बात जो है इस अवार्ड में सरम वो ये कि न सिर्फ हिकमत अमली के लिए अवार्ड दिया गया, बल्कि
सकाफत को और टूरिज्म से जुड़ी हुई चीजें या कश्मीरी रिवायात के मुताबिक जो चीजें थी वो स्टॉल्स पर भी नजर आई मुख्तलिफ नुमाइशों के दौरान। और बड़े जो ट्रैवल एक्सपो हैं वहां पर मुख्तलिफ मसनूआत जम्मू कश्मीर की टूरिज्म महकमे ने पेश की। उसका नतीजा यह है कि उन्हें आज अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल आसिफ, वाकई में कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो हकदार भी है, क्योंकि जब तो कोविड हुआ था उस कोविड के दौरान जम्मू कश्मीर और खासतौर पे कश्मीर वैली जहाँ टूरिज्म का एक बड़ा सेक्टर होता है उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, हो रहा था। उससे पहले भी, कोविड से पहले भी कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसकी वजह से उसको नुकसान, कश्मीर की इकॉनमी को नुकसान हुआ, टूरिज्म सेक्टर को नुकसान हुआ। फिर कोविड जब खत्म होने लगा तो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म ने एक नया जो पैमाना है वो तय किया और उस पैमाने को उन्होंने फिक्स करते हुए टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत की। और फिर कश्मीर में जिस तरह आप खुद भी बता रहे हो और हमारे जो ये खास सरकारी तौर पे भी इसकी तस्दीक हो रही है कि जम्मू के मुकाबले में कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जबकि कश्मीर में एवेन्यूज़ बहुत कम थे टूरिज्म के। अब की बार जम्मू में सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर जो है माता वैष्णो देवी जो पिलग्रिमेज है वो सबसे बड़ा है। उसके साथ साथ नई डेस्टिनेशन जम्मू में वो एक्सप्लोर की जा चुकी हैं। लेकिन जम्मू का टूरिज्म सेक्टर के बजाय कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और फिर चाहे वो पहलगाम का पुराना टूरिज्म स्पॉट हो, गुलमर्ग का भी पुराना हो, उसके बजाय नए नए टूरिज्म स्पॉट्स को खोलना शुरू किया, उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और फिर वादी लुलाब से लेके सोनमर्ग, दोदमपत्री या जो दूसरी नई ये जो गुरेज वैली या दूसरी नई टूरिस्ट जो जगह हैं उनको एक्सप्लोर किया। और एक तरह से कह सकते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसमें क्रेडिट जाना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि उसमें 2-3 जो हैं उन लोगों को क्रेडिट जाएगा। उनमें जीएन यत्तू एक नाम है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। नए जो डायरेक्टर इस वक्त टूरिज्म के उनको नाम जाना चाहिए। और सरमद हफीज़ ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो खुद भी कश्मीरी और कश्मीर के कल्चर, नेचर और सबको जानते हैं, तो सब जगह पे जब खुद पहुंचे और एक्सप्लोर जो कश्मीर की डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने में जो रोल उनका रहा वो काबिल तारीफ था। और वाकई में जब स्टे का अवार्ड आया है तो ये ज़रूरी हक बनता था जिस तरह से इन्होंने आसिफ मेहनत की। और कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो सिचुएशन थी उसमें टूरिस्ट को, ख़ास तौर पे एक एडवेंचर टूरिस्ट को, चूँकि जम्मू माता वैष्णो देवी बहुत से लोग इसलिए भी आ रहे थे कि कोविड से निजात मिली तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दें, वहाँ दुआ चढ़ा दें, उसलिए भी बड़ी तादाद में वहाँ पे यात्री आ रहे थे। लेकिन कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना और वहाँ पे इन्वायरमेंट को लेके जाना, कहीं ना कहीं एक तरह से आस्था तो वहाँ पे थी, यहाँ पे उन्हें इंजॉय करने जाना था। तो उसमें कश्मीर के टूरिज्म में जाना, कश्मीर तो टूरिस्ट का जाना वो खुद अपने आप में एक काम था, एक मेहनत थी, एक लगन था। और उसके लिए क्रेडिट जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको जाना चाहिए। और क्रेडिट में जीएन यत्तू, फखरुद्दीन जो है वहाँ के टूरिज्म डायरेक्टर जो थे वो, और उसके साथ साथ ये जो सरमद हफीज़ हैं, इन 3 के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी ज़रूरी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पूरी तरह से इस पर अपनी नज़र रखी हुई थी। आसिफ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं। जो बच्चे 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में पढ़ते हैं और मार्च सेशन का इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया है कि अब उन्हें इम्तिहानात में बैठना है। और पहली बार ऐसा होगा कि मार्च सेशन में एग्जाम्स होने जा रहे हैं। दरअसल डेट शीट का ऐलान हो गया है और डेट शीट जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 10वीं की अगर आप बात करेंगे तो इस डेट शीट के मुताबिक 9 मार्च से 5 अप्रैल तक 10वीं के इम्तिहानात होने हैं। और 11वीं जमात के जहां तक इम्तिहानात हैं सॉफ्ट जोन्स के अंदर, वो 6 मार्च से 19 अप्रैल तक होंगे। इसी तरीके से 12वीं जमात के इम्तिहानात 8 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेप 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रमेश पोखरियाल जब मरकजी वजीर तालीम थे उनके होते हुए मुतारिफ कराई गई थी, उसके बाद से यह पहला ऐसा मौका है कि यूनिफॉर्म कैलेंडर के मुताबिक यूनियन टेरिटरी काम करेगी और दोनों सूबों में एक साथ एग्जाम्स होंगे। अब इंतजामिया ने इसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कैसे मुश्किल इलाके हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, जियोग्राफिकली एरिया ऐसा है कि जहां पर हार्ड जोन्स और सॉफ्ट जोन्स इंतजामिया को बनाने पड़े। सॉफ्ट जोन वो जो जिनमें ज्यादातर मैदानी इलाके आएंगे जहां पर टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं देखा जाएगा। हार्ड जोन्स वो एरियाज हैं जिसमें सबसे ज्यादा यूटी के कश्मीर सूबे में, लद्दाख में और जम्मू प्रोविंस के बहुत सारे एरियाज आते हैं इंतजामिया के मुताबिक। और इन हार्ड जोन्स में औकात में थोड़ी सी तब्दीली होगी। इंतजामिया के आदादुशुमार को जब हम उठाकर देखते हैं तो बोस के जो फिगर्स हैं 444 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 309 जम्मू सूबे के अंदर है, 135 कश्मीर सूबे के अंदर जो हार्ड जोन्स में आते हैं, और 7 करगिल जिले के अंदर, लद्दाख यूटी के अंदर जो हार्ड जोन्स में आते हैं। कश्मीर सूबे में 43 स्कूल अनंतनाग के हैं, बांडीपुरा में 19 हैं, कुपवारा में 32 हैं, कुलगाम में 28 हैं, 13 स्कूल बडगाम में हैं जो हार्ड जोन में शामिल होते हैं।
इसी तरीके से जम्मू सूबे के अंदर 50 स्कूल्स, किश्तवाड़ के अंदर रियासी में 47, राजौरी 7, पुंछ 20, डोडा 56, रामबन के अंदर 64 और 65 स्कूल उधमपुर के अंदर जो हार्ड जोन्स में आते हैं। और शेड्यूल जो है इसका वो अप्रैल 2023 तक रखा गया है। यानी आप फर्क सिर्फ ये देखेंगे, आप हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन में फर्क ये है कि हार्ड जोन में वो एरियाज आते हैं जहां पर आप देखते हैं कि ज्यादातर बालाई इलाके आएंगे, पहाड़ी रास्ते आएंगे, टोपोग्राफी ऐसी होगी या मौसमियाती तब्दीली ऐसी होगी जो मैदानी इलाकों के अंदर आपको 5 से 10% मुख्तलिफ नजर आएगी। सुबह सुबह जब आप सिटी वाले एरियाज में, टाउन्स के आसपास देखते हैं तो धूप जल्दी लगना, मौसम का फर्क होना और सुबह कामकाज में लोग जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन जब आप इसके मुकाबले गांव देहात या हार्ड जोन्स को देखेंगे तो वहां से बच्चे पहुंच पाएंगे या नहीं। अब हार्ड जोन में एक और एरिया भी आएगा कि मार्च अप्रैल में जब एग्जाम होंगे तो बहुत सारे इलाके में, जिनमें नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, कश्मीर वादी के सरहदी इलाके हैं, जहां पर बर्फ उस वक्त भी होगी जब मार्च और अप्रैल में एग्जाम्स लिए जाएंगे। इधर आप पीर पंचाल या चिनाब वैली को देखेंगे तो मड़वा, दक्षिण के इलाके, राजौरी पुंछ के ऊपर वाले इलाके, मुगल रोड के आसपास वाले एरिया, शोपियां के ऊपर वाले, हीरपुरा के दाएं बाएं जो एरियाज हैं, हो सकता है कि उस वक्त भी बर्फ हो। तो इंतजामिया ने इसको डिवाइड करके हार्ड जोन में रखा है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, टाइमिंग सेम टू सेम रहेगी। वही डेट शीट के मुताबिक 10 से 11 बजे के आसपास जिन बच्चों को पता है कि मार्च 6 से या 5 मार्च से 8 मार्च से 10वीं, 11वीं और 12वीं के अलग अलग शेड्यूल के मुताबिक एक एक दिन का फर्क रखा गया है। और हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन में सिर्फ फर्क कितना होगा कि 2 शिफ्टों में जो एग्जाम्स लेने की बात की जा रही है उससे भी फिलहाल इंतजामिया बचती हुई नजर आई। 11 बजे के आसपास की टाइमिंग रखी गई है जिसमें हार्ड जोन वाले बच्चे भी आ सकें और सॉफ्ट जोन वाले भी। और दूसरी बात ये कि मुकम्मल तौर पर बच्चों को उन एरियाज के अंदर भी कोऑपरेट किया जाएगा जहां पर सेंटर्स की कमी है। ये भी कंसर्न अथॉरिटीज ने या जो जरा विद इन बोर्ड है वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, तभी ये मुमकिन हो सकता है। और ये सनम, आपकी नजर में क्या एक बड़ा चैलेंज भी होगा? क्योंकि 2 मरतबा जहां तक हमें याद है इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी नहीं तो नहीं थी, लेकिन इस पॉलिसी को अपनाने की कोशिश हुई थी। लेकिन मार्च सेशन पहली बार अब होने जा रहा है। देखिए, मार्च सेशन पहली बार हो रहा है, लेकिन कश्मीर में इस मार्च सेशन के दौरान क्या कुछ होता है, क्योंकि कोशिश तो की गई है, कुछ झेलना भी पड़ेगा, कुछ नया भी है। और नया होते हुए जब तक उसके साथ अपने आप को कम्युनिटाइज नहीं किया जाता है तब तक ये परेशानियां हो ही जाती हैं। तो अब की बार भी थोड़ी सी हल्की फुल्की परेशानी भी होगी, कुछ परेशानी के बीच में कुछ तुलबा को देखना भी पड़ेगा। लेकिन हार्ड और सॉफ्ट के बीच में पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहने वाले हैं उनमें उनके बच्चों के लिए भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी मार्च के महीने में ऊपरी इलाकों में बर्फ़ भी हो जाती है। कश्मीर में अगर देखा जाए तो गुरेज के इलाके में बर्फ़ हो जाती है, कुपवाड़ा के, मच्छल के इलाके में बर्फ़ हो जाती है, केरन टंगडार का इलाका ये नॉर्थ कश्मीर में है, फिर यहाँ वड़वन, मच्छर, किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके, दक्षिण मारवा जो है उस इलाकों में बर्फबारी क्या रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन ये जो मटेरियल है, एजुकेशन एग्ज़ाम मटेरियल, ये पहुँचाना और फिर वहाँ से उसको वापस लाना, ये सरकार के लिए एक बड़ा मामला भी होगा। लेकिन फिर भी कोशिश है और इस कोशिश में उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। और एक तरह से जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शुरुआत जो हुई है, 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 जो है उसी में आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत जो है, एक नई सुबह का आगाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चों का होगा। और ये पहली बार ऐसा होगा कि मार्च के महीने में 10वीं के बच्चे इम्तिहान देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर मार्च में एग्ज़ाम लेता है, मार्च के 15 से 20 दिनों तक वो एग्ज़ाम लेता है, तो उसके बाद रिजल्ट में कितनी देरी करता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि मकसद ही मार्च सेशन का है कि जो बीच वाले 2-3 महीने ज़ाया होते थे और कश्मीर वादी के बच्चे इंतजार करते थे कि रिजल्ट जम्मू वालों का भी आएगा, फिर उस हिसाब से एडमिशंस होती थी, तो वो 2-3 महीनों का वक्त भी बचाया जाए। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 9 तारीख को जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं 10वीं जमात के, ये 10th वालों के लिए उनका एग्जाम है। जितने भी वोकेशनल जिसमें मेकअप, होम फर्निशिंग, एग्रीकल्चर वगैरह आता है या एंटरटेनमेंट। 13 तारीख को इंग्लिश का सबको इस पेपर में बैठना है। 16 मार्च को उर्दू हिंदी, 19 मार्च को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, होम साइंस वगैरह है। 25 मार्च को मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स और ड्राइंग वगैरह है। 31 मार्च को जो एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बच्चे चुनते हैं, चूंकि आप पहले 11वीं 12वीं में ही होता था, लेकिन अब 10th के अंदर भी है, तो अरेबिक, कश्मीरी, डोगरी, भोटरी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी वगैरह, ये भी एग्जाम 31 मार्च को होगा। और 5 अप्रैल को सोशल साइंसेज होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स वगैरह। 11वीं की जो डेट शीट है, इन शॉर्ट अगर उसका की डेट सिर्फ आपको बताएं, उसके मुताबिक 6 तारीख से शुरू होंगे, जियोलॉजी वगैरह होंगे, इस दिन एग्जाम होगा। उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी इसी दिन एग्जाम है। 12 तारीख को एक और पेपर है, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। 15 तारीख को एक और पेपर है 11वीं का,
ज्योग्राफी, साइकोलॉजी वगैरह। 18 मार्च को होम साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट रिसोर्सेज, बिजनेस मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। 24 मार्च को एक और पेपर है वोकेशनल स्टडीज, इसमें आईटीज, आईटीईज, ब्यूटी, वेलफेयर, वेलनेस सेंटर, ये सारा। 28 तारीख को पेपर है केमिस्ट्री का भी, साइंस वालों का, आर्ट्स वाले के अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत वगैरह। 3 अप्रैल को पेपर है इंग्लिश का, इसमें सब बैठेंगे। 16 अप्रैल को पेपर है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह का, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब। और 19 अप्रैल को लास्ट पेपर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसी तरीके से एक और 12 तारीख को जो 12वीं जमात जो है उसकी इन शॉर्ट सिर्फ 4 पॉइंट्स बताएं। 8 तारीख को पहला पेपर है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह। उर्दू, हिंदी, कश्मीरी भी इसी दिन है। और 11 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। 14 मार्च को केमिस्ट्री, अरेबिक, पर्शियन वगैरह है। 17 तारीख को वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आईटीज, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, एजुकेशनल सपोर्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। 20 मार्च को बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह का एग्जाम है। पॉलिटिकल साइंस भी इसी दिन है, अकाउंटेंसी भी इसी दिन, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। 23 मार्च को एग्जाम होगा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस वगैरह। 27 मार्च को फिजिक्स होगा, होम साइंस वगैरह होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारी। 1 अप्रैल को मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। और लास्ट पेपर जो 12th का है वो 2 अप्रैल 2023 को है। ज्योग्राफी और साइकोलॉजी वगैरह, फिलॉसफी, एजुकेशन, ये सारी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये फटाफट से हमने आपके बताए। बाकी बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाएंगे, पहला क्लिक करेंगे, आज पहला न्यू उसके ऊपर लिखा है, तो सिर्फ एक क्लिक पर आपके सामने तीनों क्लासेस की डेट शीट डिटेल वाइज आ जाएगी। अब प्रोग्राम जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। खेल और खिलाड़ियों की भी बात होगी, साथ साथ कुछ और खबरें, इंतजामे के कुछ बड़े फैसले, उनके असरात क्या हैं, साथ ही साथ टर्की के अंदर जहां पर तबाही बची हुई है और सीरिया के अंदर डिटेल्स अपडेट के साथ, बस थोड़ी देर में ब्रेक के उस पर।